हाँ जी बेटा, अभी टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। हम एक अपना प्रैक्टिकल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आपने पहले अपनी कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर पढ़ा भी हुआ है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बेटा सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रैक्टिस किया था? मटेरियल चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो अब ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बेटा, ये जो मॉडल बनाया है, बनाया किसने, कैसे बनाया है, वो सब समझते हैं जरा एक बारी। ये बेटा हमारे पास प्रैक्टिकल टॉपिक है, थोड़े बहुत इसके सवाल है। इसके बाद अगर समय मिलेगा तो आज एक छोटा सा थ्योरी वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 से कितने? 16 से 31 बड़े सारे सवाल है तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही के वही लिमिटेड है। ठीक है, चलो आज शुरू करके इसको आज फाइनल भी करें। हाँ, क्यूइंग मॉडल करते हैं उसको बाद। अच्छी बात, जो दो बच्चे थे वही डाउट है। अच्छा, एवरेज डिस्कस करें तो बेटा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हम डिस्कस करें। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दो अलग अलग टाइम पर कैलकुलेट की जा रही है। बैच का मतलब क्या है? जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक बारी में कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करो ताकि आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आए। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे इसकी बात करते थे तो हम ये देखते थे कि एक बारी में हम कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करें ताकि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आए। जब बेटा आप कोई माल ऑर्डर करते हो यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करने की बात करते हो तो उस समय आप ये देखते हो कि आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। और टोटल कॉस्ट के अंदर हम देखते थे कि हमारे पास तीन चीजें होती थी। ये आपने मटेरियल वाले चैप्टर में कॉस्ट अकाउंट्स में किया था। परचेज के टाइम पर आपकी टोटल कॉस्ट में तीन चीजें होती थी। कौन कौन सी बेटा? एक तो होती थी टोटल परचेज कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट होती थी बेटा आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरी कॉस्ट होती थी बेटा हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। क्या होती थी? कैरिंग कॉस्ट। और जब हम बेटा प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम परचेज के टाइम पर ये डिसाइड करते थे कि एक बारी में कितनी यूनिट मंगाए, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें ताकि हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। ठीक है जी, तो हम इसमें ढूंढते थे बेटा ऑर्डर क्वांटिटी एट विच ऑर्डर क्वांटिटी एट विच टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। ये आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए करते थे तो उसको हम क्या बोलते थे? इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर यही तीन खर्चे हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग। ठीक है जी। लेकिन जब बेटा आप प्रोडक्शन की बात करते हो, आप परचेज नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हो कि कितनी यूनिट्स एक बारी में बनाई। जैसे बेटा मान लो मेरे पास कोई ऑर्डर है कि आपको ना हमें 10,000 यूनिट बना के देनी। ठीक है, अब लेकिन मैं और भी प्रोडक्ट बनाता हूं तो मुझे अब डिसाइड करना है कि मैं एक बारी में इस प्रोडक्ट की, जो मेरे पास 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, मैं एक बारी में इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करूं ताकि मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आए। लेकिन अब प्रोडक्शन के दौरान जो आपकी टोटल कॉस्ट लगेगी वो कौन कौन सी लगेगी? दो बेटा, एक तो जो माल यहाँ पर परचेज के टाइम पर परचेज कॉस्ट होती थी, माल खरीदने की कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस। जैसे आपने एक पेन खरीदा 20 रुपए का, उसका प्राइस है तो 20 रुपए आपकी परचेज कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट माल को लाने की कॉस्ट होती है। ठीक है जी। और कैरिंग कॉस्ट होती है उस कच्चे माल को संभालने की कॉस्ट। लेकिन जब आप प्रोडक्शन की बात करते हो तो बेटा यहां पर आएगी आपके पास परचेज कॉस्ट नहीं आएगी, अब आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट, बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरी होती है बेटा आपके पास सेटअप कॉस्ट। ऑर्डर के टाइम पर तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है, रास्ते में माल लाने का खर्चा, फ्रेट वगैरह के खर्चे हो गए, हैंडलिंग कॉस्ट हो गई। लेकिन जब आप बात करते हो प्रोडक्शन की तो इसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है जब आपकी बेटा मशीन को या फिर आप अपनी फैसिलिटी को एक नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हो, टू मेक रेडी, उस समय जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सेटअप टाइम। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक मशीन है, आप बेटा उसको प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हो। प्लास्टिक के प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? प्लास्टिक कच्चा रॉ मटेरियल डालोगे आप, और वहां पर जो भी उसका मोल्ड लगा होगा, जो भी डाई लगी होगी, जो भी शेप लगी होगी, उस शेप में आ जाएगा प्लास्टिक।
प्लास्टिक को मेल्ट करके शेप ही तो देनी है। तो अब बेटा हमको अलग अलग शेप के प्रोडक्ट बनाने हैं। मान लो मैं कोका कोला की बोतल भी बनाता हूँ और मैं फैंटा की बोतल भी बनाता हूँ, दोनों की बोतल की शेप अलग है, लेकिन बोतल तो सेम मटेरियल से बनी हुई है। तो अब सेम मशीन पर वो बन रही है। अब मुझे मेरे मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है 10,000 कोक की बोतल भी बनानी है और 10,000 फैंटा की बोतल भी बनानी है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर पहले आप कुछ कोक की बोतल बनाओगे, वो सप्लाई करोगे, फिर आप मशीन के अंदर कुछ सेटिंग चेंज करोगे, फिर फैंटा की बोतल बनाएंगे। तो ये जो सेटिंग चेंज करने में जो समय लगेगा, हर बारी जब भी आप नए प्रोडक्ट प्रोडक्शन के बारे में काम करोगे तो हर बारी आपको सेटअप लगाना पड़ेगा। उस टाइम कुछ समय जो जो टाइम कंज्यूम होगा उसको क्या बोलते हैं? सेटअप टाइम। और उसमें जो खर्चा लगेगा वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? सेटअप कॉस्ट। यहां पर बेटा आपको माल मंगाने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है। प्रोडक्शन के दौरान आपको माल मंगाना नहीं है, आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है उसकी बार बार। अगर मान लो आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और आपने डिसाइड किया कि आप एक बारी में 1,000 यूनिट बनाएंगे, तो आपको 10 बारी सेटअप लगाना पड़ेगा। एक बारी सेटअप लगाया, 1,000 बोतल प्रोड्यूस कर दी, फिर उसके बाद अपना दूसरा प्रोडक्ट बनाने लग गए। अब वापिस से मुझे उसकी 1,000 बोतल और बनानी है, तो मुझे फिर से सेटअप चेंज करना पड़ेगा ना। तो आपको जितनी बार सेटअप लगाओगे उतनी बारी आपकी क्या लगेगी? सेटअप कॉस्ट लगेगी। तीसरी होती है बेटा कैरिंग कॉस्ट। मान लो अगर आपने सप्लाई करनी है 10,000 बोतल, आपने 10,000 बोला मैं एक बारी में सेटअप लगाऊंगा, 10 की 10,000 एक बारी में बना देते हैं, जैसे जैसे मांगता रहेगा वैसे वैसे देते रहेंगे। अब आपने क्या करा? 10,000 यूनिट एक साथ बना के रख ली। बेटा जब आप माल को एक बारी में बना के रखोगे तो आपको कैरिंग कॉस्ट भी तो लगानी पड़ेगी उसको संभालने के लिए। क्या लगानी पड़ेगी? कैरिंग कॉस्ट। तो यहां पर आपको अब कैरिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी। बेटा माल बनाने के लिए खर्चा तो लगेगा ही ना। जब आपसे प्रोडक्ट की अगर टोटल कॉस्ट मांगी जाएगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट उसमें शामिल होगी। तो उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट शामिल होगी। जब आपसे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पूछेंगे तो उसके अंदर सेटअप की कॉस्ट भी लगेगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी लगेगी। तो यहां पर क्या था बेटा? आप ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढते हो तो फिर आप ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करते हो। लेकिन जब आप प्रोडक्शन के बारे में बात करो तो आप ऑर्डर क्वांटिटी नहीं ढूंढ रहे, आप प्रोडक्शन क्वांटिटी ढूंढ रहे हो, बैच क्वांटिटी ढूंढ रहे हो कि मैं एक बारी में कितनी यूनिट को प्रोसेस करूं ताकि मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए। तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा बैच क्वांटिटी। एट विच बैच क्वांटिटी एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में छोटा सा फर्क है खर्चों। इज कॉल्ड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। दोनों का फॉर्मूला लेकिन बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल, लेकिन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। बेटा जो फॉर्मूला ये बनाया है वो फॉर्मूला कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, कुछ तरीके से बनाया गया। जरा उस फॉर्मूले को समझते हैं कैसे बनाया। देखो, जो परचेज के लिए फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला वही का वही इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पर अप्लाई होता है। जरा पहले उस फॉर्मूले को समझते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे पता चलता है। सर ये पता कैसे चलेगा कि कितनी यूनिट्स का मैं ऑर्डर प्लेस करूं या कितनी यूनिट्स को मैं एक बारी में प्रोड्यूस करूं ताकि मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाए? जैसे बेटा अगर हम परचेज के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको तीन खर्चे बताए हैं। परचेज कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और कैरिंग कॉस्ट होती है। मान लो आपको पूरे साल में कुछ क्वांटिटी परचेज करनी है, आपको पूरे साल में परचेज करनी है 1,00,000 यूनिट्स। मैं रॉ मटेरियल के बारे में बात कर, तो जो फॉर्मूला आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए लगाओगे वही फॉर्मूला इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए भी बन जाएगा। आपको पूरे साल में परचेज करनी है 1,00,000 यूनिट्स, आपको चाहिए 1,00,000 यूनिट्स। अब ये 1,00,000 यूनिट्स आप किसी भी कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकते हो। आप 10,000 यूनिट के 10 ऑर्डर मंगा सकते हो, तो भी 1,00,000 यूनिट आएंगे। आप 20,000 यूनिट के 5 ऑर्डर मंगा सकते हो, तो भी 1,00,000 यूनिट आएंगे। आप 5,000 यूनिट के 20 ऑर्डर्स मंगा सकते हो, तो भी 1,00,000 यूनिट आएंगे। आप 25,000 के 4, 50,000 के 2, 1,00,000 का एक एक यूनिट के 1,00,000 ऑर्डर प्लेस कर दो,
आनी पूरे साल में 1 लाख है, जब चाहिए 1 लाख तो 1 लाख से ज्यादा मंगा के क्या करेंगे? तो एनुअल रिक्वायरमेंट अगर 1 लाख है तो मुझे बेटा कोई तो लाइट जलानी पड़ेगी, वो एक नहीं जलती, दोनों एक साथ जलती, एक ही बटन। प्रोजेक्टर की लाइट है पहले से बेटर है। हाँ। इधर अंधेरा हो गया मेरी वीडियो, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर भी ठीक हो। चलो बस भाई यहाँ पे रखा जा सकता है वैसे तो। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। 1 लाख यूनिट आपको पूरे साल में चाहिए। 1 लाख यूनिट आप बेटा किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर साइज के अंदर मंगा सकते हो, किसी भी नंबर ऑफ ऑर्डर के अंदर मंगाई जा सकती है। आनी पूरे साल में 1 लाख यूनिट है। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा ऑर्डर साइज पता चल जाए, आप 1 से लेकर के 1 लाख के बीच में कोई भी ऑर्डर साइज प्लेस कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं हमें एक ऐसा ऑर्डर साइज पता चल जाए जिसमें हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम है। अब टोटल कॉस्ट के अंदर 3 खर्चे हमने यहाँ पर लिखे परचेज के दौरान, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब एक बात सोचो बेटा, अगर आप मान लो ये एक पेन है, आपको यही वाले पेन 1 लाख चाहिए पूरे साल में, एक पेन ये 10 रुपए का आता है। अब चाहे मैं 10-10 हजार यूनिट करके मंगाऊं, चाहे मैं 20-20 हजार करके मंगाऊं, चाहे मैं 5-5 हजार करके मंगाऊं, आनी तो पूरे साल में 1 लाख ही। तो अब पूरे साल में क्योंकि 1 लाख यूनिट ही आनी है और आप हर यूनिट 10-10 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो, तो आपको 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगानी पड़ेगी। परचेज कॉस्ट पर आपकी भी ऑर्डर क्वांटिटी का और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। परचेज कॉस्ट पर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कोई प्रभाव नहीं होता। जो बदलता है वो कौन से खर्चे होते हैं? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बदलती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो बेटा माल को ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा लगा, आपने ऑर्डर को प्रोसेस करवाने में खर्चा लगाया, माल को रास्ते में संभालने का खर्चा लगा, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो एक ऑर्डर के बेटा 100 रुपए लगते हैं, तो 10 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 1000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट, 5 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 500 की ऑर्डरिंग कॉस्ट, 20 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, और कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप एक बारी में कितना माल मंगा रहे हो। अगर आप 10-10 हजार मंगाओगे तो बेटा आपको 10,000 यूनिट संभालनी पड़ेगी, रेंट भी 10,000 यूनिट के हिसाब से भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी 10,000 के हिसाब से लगवाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो कैपिटल ब्लॉक होगी, अगर वो उधार का पैसा, तो ब्याज भी 10,000 की क्वांटिटी के ऊपर ही भरना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है कि आप एक बारी में कितना माल मंगाते हैं। अब क्योंकि परचेज कॉस्ट पर आपके ऑर्डर क्वांटिटी बदलने का, मान लो बेटा आपने अपनी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा दी, 10,000 से 20,000 कर दी या 10,000 से 5,000 कर दी, तो उससे आपकी टोटल परचेज कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उससे आपकी टोटल परचेज कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बदल जाते हैं। कैसे सर? अगर आप एक बारी में ज्यादा यूनिट मंगाओगे, 10,000 की जगह 20,000 मंगाने लग गए, तो 10 की जगह कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। लेकिन अब 10,000 की जगह 20,000 संभालनी भी पड़ेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाए। ऐसे ही जब आप बेटा कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो, आप 10,000 से 5,000 यूनिट पे चले जाते हो, तो आप जब कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे तो परचेज कॉस्ट पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। 10 की जगह 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और संभालनी पड़ेगी कम क्वांटिटी। 10,000 की जगह कितनी यूनिट आएंगी स्टोर में? अब 5,000। कैपिटल भी 5,000 पे ब्लॉक होगी, रेंट भी 5,000 के हिसाब से करना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी 5,000 यूनिट के हिसाब से करवाना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो जब आप एक कॉस्ट को कम कर रहे हो तो दूसरी कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरे को कम कर रहे हो तो पहली कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है? इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हमें क्या चाहिए बेटा? देखो, जब आप क्वांटिटी को ज्यादा यूनिट को ऑर्डर प्लेस करते हो तो उससे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब आप कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं अपनी मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचूंगा कैसे? क्योंकि दो टोटल कॉस्ट में हमें क्या करना होता है बेटा? टोटल कॉस्ट मुझे मिनिमम करनी है। टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट तो मूव कर ही नहीं। परचेज कॉस्ट तब तक मूव नहीं करती जब तक सप्लायर मुझे डिस्काउंट ऑफर ना करते, अदरवाइज परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। ऑर्डरिंग कॉस्ट बदल रही है, कैरिंग कॉस्ट बदल रही है, लेकिन जैसे ही आप क्वांटिटी चेंज करते हो तो एक कॉस्ट बढ़ जाती है, एक कॉस्ट कम हो जाती है। तो और मैं कहां पर जाना चाहता हूं? जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो अब बेटा ये टोटल कॉस्ट मिनिमम कहां पर होती है? सर जब वो
दोनों इक्वल होते हैं। बेटा ये आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी की लाइन है, ये आपके पास कोस्ट की लाइन। जैसे जैसे आप ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते हो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जैसे जैसे आप ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे हमने देखा कि ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते ही आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, अब आपको ज्यादा यूनिट संभाल के रखनी पड़ेगी तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। टोटल कैरिंग कॉस्ट, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन होता है इसीलिए आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमने पढ़ रखा है बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमारी जो टोटल कॉस्ट का कर्व जाता है वो यू शेप कर्व होता है, पढ़ा है आपका जो टोटल कॉस्ट का कर्व होता है बेटा वो ऐसा होता है यू शेप कर्व। तो बेटा ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के इंडिविजुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है वो पता है कहां पर होती है, जहां पर ये इंटरसेक्शन होता है, यहां पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। क्या मिनिमम हो जाती है बेटा, हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। तो ये जो मिनिमम टोटल कॉस्ट है ना, इस पर यहां पर जो ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिस पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। तो वो मिनिमम कॉस्ट हमें मिलती कहां पर है सर, जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का इंटरसेक्शन होता है, वहां पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। और ये इंटरसेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सर अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, पहले आपको इनको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा तब तो बराबर करोगे। हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर तीन खर्चे थे, कौन कौन से। हाँ जी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर बेटा हमारे पास तीन खर्चे थे, कौन कौन से, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। जरा पहले वो टोटल खर्चा कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है, कैरिंग कॉस्ट के बराबर। चलो जरा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। सर टोटल परचेज कॉस्ट कितनी है, टोटल परचेज कॉस्ट पूरे साल में अगर आपको 1 लाख यूनिट चाहिए और 1 यूनिट 10 रुपए की आती है तो पूरे साल की परचेज कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख। यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो। हाँ जी, क्या कहते हैं OMSL में दोनों है, इकोनॉमिक बैच और ऑर्डर। हाँ चैप्टर का नाम सिर्फ बैच क्वांटिटी है लेकिन आगे सवालों में ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो जो फॉर्मूला ऑर्डर क्वांटिटी के लिए चलेगा फॉर्मूला बैच क्वांटिटी के लिए भी चलेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। अगर एक ऑर्डर के 100 रुपए लग रहे हैं तो 10 ऑर्डर के कितने हो जाएंगे, 1000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, कैरिंग कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला होता है, हाँ जी हाँ चलो ऑर्डर क्वांटिटी लिख देते फिलहाल, हम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ बात करें। जितना भी माल आप मंगा रहे हो उसके ऊपर बेटा हमने कैरिंग कॉस्ट लगानी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब सवाल ये है बेटा क्या ये माल जो आप मंगाते हो, आपने आज 10,000 यूनिट स्टोर में मंगाए, क्या ये 10,000 यूनिट पूरा साल पड़ी रहेंगी, यूज होंगी सर, मंगाया इसलिए प्रोडक्शन के लिए यूज होगी। तो ये कैरिंग कॉस्ट पूरे साल की क्यों लग रही है, इसको 8 से मल्टीप्लाई। बेटा लिख तो मैं भी सकता हूँ एक बारी में फॉर्मूला, मेरे को भी आता है। आप इसलिए क्योंकि जब हमारी एक ऑर्डर हमने मंगवाया उसके सर, वो बाद जब पहले हम उसको ही यूज बता रहे करेंगे तो जब हम यूज करेंगे तो वो करेंगे
ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑर्डर प्लेस करेंगे और माल भी तो आएगा सर। तो एक टाइम का ओपनिंग देखो, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला कंप्लीट अभी नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट करना बाकी है, और उसका छोटा सा एक कारण है, और वो इस मॉडल की अजम्पशंस भी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा, जो भी मॉडल होता है ना, वो किसी ना किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है। ये मॉडल का नाम पता है क्या होता है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अगर जो भी मॉडल अभी आप सीख रहे हो, इसको बोलते हैं WJ बाउमल मॉडल। विलियम जे, यानी जे मतलब जूनियर, वो अपने नाम के आगे, बच्चों के नाम के आगे तो अपने नाम के साथ ही जूनियर जोड़ देते हैं। तो विलियम जे बाउमल मॉडल है ये, जिन्होंने ये मॉडल बनाया है। तो हर मॉडल के पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। अब देखो हुआ क्या। मेरे पास स्टोर में मान लेता हूं मैं 10,000 यूनिट मंगाता हूँ एक बार। कितनी यूनिट मंगाता हूँ मैं? 10,000। अब 10,000 यूनिट आई, ये टाइम है। जैसे जैसे समय बीतेगा बेटा, आप इसमें से धीरे धीरे करके ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है, हमने बेटा मटेरियल नाम के चैप्टर के अंदर एक बात पढ़ी थी कि बीच में एक रीऑर्डर लेवल आता है। रीऑर्डर लेवल होता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो। और ऑर्डर मुझे एडवांस में क्यों प्लेस करना होता है? क्योंकि माल आने में टाइम लगता है। माल आने में अगर 2 हफ्ते लगे, तो मैं आज अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 2 हफ्ते बाद माल मिलेगा। तो मुझे आज की डेट में अपने स्टोर में 2 हफ्ते का माल बचा के रखना पड़ता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो वो होता है रीऑर्डर लेवल, ताकि आप अगले पूरे रीऑर्डर पीरियड के दौरान सर्वाइव कर सको। तो आप इसलिए टाइम से पहले ऑर्डर प्लेस करते हो। मान लो आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो, ठीक है, और फिर आपको माल खत्म होने से पहले ही माल मिल जाता है, क्योंकि स्टोर में माल कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी चलता था। लेकिन ये रीऑर्डर लेवल की कहानी बेटा तभी रेलेवेंट होती है जब रीऑर्डर पीरियड हो, माल आने में 1 हफ्ता 2 हफ्ते कुछ ना कुछ लगते हैं, तब तो आप एडवांस में ऑर्डर प्लेस करते हो। लेकिन मान लो अगर आपका सप्लायर आपको बोले, मैंने बोला भाई साहब माल कब तक दे दोगे, मेरा सप्लायर मुझे बोलता है भाई साहब आदेश करो, अभी के अभी आ जाए। फिर आप बोल देना माल आ जाओ, माल आ जाएगा। कोई रीऑर्डर पीरियड ही नहीं है, एक दिन भी नहीं है। आप अभी बोलो अभी के अभी आएगा माल। तो अगर रीऑर्डर पीरियड नहीं है, तो क्या मुझे अपने पास रीऑर्डर लेवल मेंटेन करने की जरूरत है? क्या मुझे पहले एडवांस में ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है? मैं तो इसको खत्म होने दे सकता हूं। मैं जैसे ही 0 पर पहुंच जाएगा, अब हम बोल देंगे भाई तो माल आ जा, माल आ जाए। इसमें रीऑर्डर लेवल वाली नहीं होती। मॉडल के अंदर रीऑर्डर पीरियड ही 0 एज्यूम किया गया है कि माल आने, अदरवाइज ये फॉर्मूले बनेंगे ही नहीं। जो फॉर्मूले तुम अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला सीखने वाले हो, ये अजम्पशंस पर बेस्ड है। और इसके अंदर से एक अजम्पशन क्या है कि भैया रीऑर्डर पीरियड 0 है। और अगर रीऑर्डर पीरियड 0 होगा तभी आप यहां पर इसको 0 कर सकते हो, अदरवाइज 0 कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर रीऑर्डर पीरियड 1 वीक का भी है तो आपका माल 0 नहीं हो सकता। आपके पास हमेशा माल होना चाहिए। 0 तक पहुंचने का रिस्क ही आप तब ले सकते हो जब माल आने में कोई समय ना लगता हो। तो आप 0 पर खड़े हो, अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ऑर्डर प्लेस कर दिया कितनी यूनिट? फिर से 10,000। अब 10,000 आ गए, फिर से यही होगा, धीरे धीरे करके ये भी कंज्यूम होगा। फिर से 0 होगी और मैं फिर से चुटकी बजा दूंगा, माल आ जा, और माल आ जाएगा। फिर से 10,000। अब पॉइंट ये है, जब आप यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट लगा रहे हो 10,000 यूनिट्स के ऊपर, की 10,000 यूनिट मंगाते हैं, उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट लग जाए, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो आप पूरे साल की लिख रहे हो। कैरिंग कॉस्ट आप पूरे साल की लिख रहे हो बेटा। क्या आप जरा देखो, ये मान लो पूरे साल का ये पीरियड है, पूरी लाइन ये जो पूरा साल को रिप्रेजेंट करे, क्या पूरे साल में आपके पास हमेशा 10,000 यूनिट कांस्टेंट पड़ी थी? तो कैरिंग कॉस्ट 10,000 पे कैसे लगेगी? हम क्या करते हैं, कभी आपके पास 10,000 था, कभी 9 था, कभी 8, कभी 7, कभी 6, कभी 5, कभी 4, 2, 3, 2, 1, 0 भी रहा होगा। कभी 10 है, कभी 0 है, कभी 10 है, कभी 0 है। हम इसके एवरेज पे कैरिंग कॉस्ट लगा देते हैं बेटा। कभी 10 है तो कभी 0 भी है, कभी 9 है तो कभी 1 भी है, कभी 8 है तो कभी 2 भी है। हमेशा 10,000 नहीं पड़ी। हमेशा 10,000 पड़ी होती तो मैं 10,000 पे ही कैरिंग कॉस्ट लगाता। लेकिन क्योंकि कभी 10 है, कभी 0 भी तो है, तो आपको जो कैरिंग कॉस्ट लगानी है बेटा, इनके एवरेज पे लगानी है। कि हमने एवरेज क्वांटिटी हैंडल करी है, 10,000 और 0 की एवरेज कितनी होती है? सर 5,000। इसको 0 को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो हमने क्या करना है बेटा, जितनी यूनिट्स का आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जितनी यूनिट्स का आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके हाफ पे हम ये कैरिंग कॉस्ट लगाते हैं। ठीक है जी, जितनी यूनिट का हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके हाफ पे कैरिंग कॉस्ट लगाते हैं। और हाफ पे हम क्यों लगा पा रहे हैं? इस अजम्पशन की वजह से, assuming reorder period is
नहीं, अगर आरओपी 0 है तो आप माल खत्म होने का वेट कर सकते हो, माल को 0 पे लेके जा सकते हो, 0 पे पहुंचोगे, फिर वापिस से 10,000 हो जाएंगे, फिर 0 पर पहुंचोगे, फिर वापिस 10,000 हो जाएंगे। तो कभी 10,000 है, कभी 0 है, कभी 9,000 है, कभी 1,000 है, कभी 8,000 है, कभी 2,000 है। तो एवरेज पे हम कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे कि हाँ एवरेजली 5,000 यूनिट मेंटेन है, तो 5,000 यूनिट पे आप पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट लगा सकते हो। बेटा ये मॉडल बहुत पुराना है, तब कंप्यूटर नाम की चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में सारी इन्वेंटरी सिस्टम में मेंटेन होती है, डेली बेसिस पे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पहले डेली बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं था, तो एवरेज बेसिस पे कैरिंग कॉस्ट हम यहाँ पर बुक कर लेते। तो एवरेज करने के लिए ये आगे हाफ लगाया गया, और हाफ लगाने का कारण ही यही है क्योंकि यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है वो कौन सी अवेलेबल है, पूरे साल की अवेलेबल है, और माल आप पूरे साल तक अपने पास रख नहीं रहे। शब्द समझ में आ गए? अब ये तो मुझे पता चल गया सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी, और बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर तो ये दोनों बराबर होते हैं। आओ जरा बराबर करें सर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हो वैसे सर, अगर पूरे साल में 1,00,000 यूनिट चाहिए, डिवाइड बाय यूनिट्स एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी, एक बारी में आप कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को बेटा मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। हमारी क्लास की किस्त गुड मॉर्निंग। कैरिंग कॉस्ट को बेटा हम सी से डिनोट कर रहे हैं, बेटा टाइम से आया कर कुछ। हाँ जी, सामने देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ओ, कैरिंग कॉस्ट इज सी। अब बेटा एक काम करते हैं, जरा 2 को यहां पर ले आओ और ऑर्डर क्वांटिटी को वहां पर भेजो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट को बेटा मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बेटा मुझे ये ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढनी, तो ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू सी को बेटा उस तरह ले जाके डिवाइड करेंगे 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी, और स्क्वायर को बेटा जब अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जिस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हैं, और जिस क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती है, ईओक्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप इस ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में लिख सकते हो कि ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। ए का मतलब यहां पर क्या होगा सर, ए का मतलब हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अलग होती है, प्रोडक्शन अलग होती है। कई बार सवाल आपको बेटा प्रोडक्शन के बारे में ज्ञान देगा, और अगर आपसे उसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मांगी है तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है जी, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब बेटा यहां पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गई। सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम मॉडल एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के ऊपर। तो जब आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पर जाओगे तो वहां पर अलग क्या है सर, वहां पर एक तो ऑर्डर क्वांटिटी देगा, बैच क्वांटिटी लिखते हैं। दूसरा, और क्योंकि फॉर्मूले में आपने कहीं पर भी परचेज कॉस्ट तो यूज करी नहीं है, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग यूज करिए, तो फॉर्मूले में इसलिए सिर्फ सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यूज होगी।
ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट का पार्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल होगी। अगर आप बैच क्वांटिटी की बात करो, माल बनाने के लिए भी तो खर्चा लगेगा। तो अगर आप इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेम टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा, EBQ 2 into A into S/C। अब यहां पर ए का मतलब क्या है सर? यहां पर है हमारे पास एनुअल प्रोडक्शन जो आपको करनी है। यहां पर परचेज नहीं है, यहां पर जो आपने माल प्रोड्यूस करना है वो है। एस का मतलब यहां पर है सेटअप कॉस्ट, क्योंकि जितनी बार भी आप मशीन के ऊपर प्रोडक्शन शुरू करोगे उतनी बार आपको मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप टाइम लगेगा और सेटअप टाइम के ऊपर खर्चा लगेगा। तो जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी सेटअप कॉस्ट भी नंबर ऑफ सेटअप पे डिपेंड करती है, एक बारी में कितना माल बना रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। तो मशीन को एक बार सेटअप करना पड़ेगा ना, फिर तो कितनी भी। हाँ, लेकिन एक बारी बनाने, अब मान लो बेटा आपको बार, ये पहली बात तो आपको डिसाइड क्यों करना पड़ रहा है कि मैं एक बारी में कितनी यूनिट बनाऊं। ये आपको तभी करना पड़ता है जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करते हो। सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें सोचना पड़ेगा या तो ये बना लूं या तो यही बना लूं। रिसोर्स कम है ना। नहीं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज की बात ही नहीं है बेटा। यहाँ पर ऐसा है ना, देखो सामने वाले ने मेरे को एक ऑर्डर दे दिया, कहता है मुझे पूरे साल में आपसे 12,000 यूनिट खरीदनी है। अब मैंने उसको पूरे साल में 12,000 यूनिट सप्लाई तो करनी है। अब मैं डिसाइड करने वाला व्यक्ति हूँ कि मैं एक बारी में कितना माल बनाऊं ताकि मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाए। क्या मैं ये डिसाइड भी ना करूं कि मेरी टोटल कॉस्ट मैं मिनिमम कैसे रखूंगा? तो इसीलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बस। ठीक है ना। और अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट ही बनाता हूँ, मान लो बेटा मैं यही वाले पेन बनाता हूँ, रिनॉल्ड्स के पेन बनाता हूँ मान लो, ठीक है, और कोई मेरे लिए मुझे आगे होता है भाई साहब मेरे लिए भी ना 12,000 यही वाले बना देना, तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है कि मैं एक बारी में, जब मेरा सिंगल प्रोडक्ट है तो मैं उस मशीन पे वही का वही प्रोडक्ट बनाता ही जा रहा हूँ, कोई मर्जी खरीदता रहे। ये क्वांटिटी कब डिसाइड करनी पड़ती है बेटा? जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, मल्टीपल टास्क अवेलेबल हो, मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल हो, तब आपको सोचना पड़ता है कि आप पहले किसके लिए काम करोगे और कितनी क्वांटिटी का काम कर दोगे, क्योंकि माल सप्लाई भी करना है और सभी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी करनी है। तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लगातार उसको बोलूं भाई साहब 10,000 यूनिट पहले आपकी बनाऊंगा, बाकी सारे कस्टमर लाइन में लगे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब उसको चाहिए पूरे साल में 10,000, तो मैं धीरे धीरे करके उसको छोटी छोटी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से। तो मैं अपनी सुविधा चेक कर। सी का मतलब यहां पर क्या है बेटा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कई बार सवाल में आपको कैरिंग कॉस्ट जो मिलेगी वो परसेंटेज में मिलेगी। रेंट, इंश्योरेंस और जो हमारे पास इंटरेस्ट का खर्चा होता है नॉर्मली आपको या रुपए में मिल सकता है या फिर परसेंटेज में मिल जाएगा। अगर परसेंटेज में मिली कैरिंग कॉस्ट तो बेटा वो एक यूनिट के रेट पे एप्लीकेबल होती है हमेशा। मान लो लिखा हुआ कैरिंग कॉस्ट इज 10%, तो 10% मतलब एक यूनिट का रेट। एक यूनिट मान लो खरीद रहे हो तो कितने में खरीदी, एक यूनिट अगर बना रहे हो तो वो कितने में बनाई। अगर मान लो ये एक पेन मैंने 7 रुपए में बनाया है और मुझे इसको संभाल के रखना है, तो 7 रुपए पूरे ब्लॉक नहीं हो गए क्या? इसलिए 7 रुपए का माल भी तो है, इसका इंश्योरेंस भी 7 रुपए के हिसाब से ही करवाना पड़ेगा, प्रीमियम भी 7 रुपए की वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा। इसके अंदर जो पैसे ब्लॉक हुए हैं वो भी 7 रुपए ब्लॉक हुए, तो उसके ऊपर जो ब्याज का खर्चा होगा वो भी 7 रुपए के ऊपर भरना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कैरिंग कॉस्ट कभी परसेंटेज में मिल जाए तो बेटा वो एक यूनिट की कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो एक यूनिट की परचेज रेट, परचेज कॉस्ट, और अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? सवाल करें या नोटिंग करने की इच्छा है? ठीक है, आओ जरा सवाल देखिए। चैप्टर का नाम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के चल रहे हैं स्टार्टिंग।
सवाल को ध्यान से पढ़ें। The monthly requirement of raw material for a company is 3000 unit। तो यहाँ पर हम बेटा रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं और जो आपको रिक्वायरमेंट दे रही है वो मंथली है, हमें चाहिए होती है एनुअल। द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20%। तो बेटा कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंटेज में मिलेगी तो वो 1 यूनिट के रेट पे लगेगी। क्वेश्चन ने खुद भी बताया ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट इन एडिशन टू रुपीज 2 पर यूनिट। तो बेटा 2 रुपए तो लगने हैं इन एडिशन टू, इसके अलावा पर यूनिट इन एडिशन टू रुपीज 2 पर यूनिट। तो 20 रुपए पर यूनिट है, उसके ऊपर 20% तो हो गए कितने, 4 रुपए। इसके अलावा 2 रुपए और लगने इन एडिशन टू रुपीज 2। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी बेटा वो आपके पास होगी 6 रुपए पर यूनिट। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25 पर ऑर्डर। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेटा सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला भी आपने देख लिया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी। तो 2 इंटू ए कितना है बेटा हमारे पास, 36,000। बेटा 3000 यूनिट एक महीने में चाहिए, तो 12 महीने में चाहिए 36,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग बेटा कॉस्ट क्वेश्चन ने आपको बताई है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से बेटा 20 रुपए का 20% 4 रुपए इन एडिशन टू रुपीज 2 रुपीज 6 पर यूनिट पर एनम। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो फॉर्मूले में बेटा हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2 इंटू 36,000। ये कितना आ रहा है, 131.7. 131.4. मेरा भी तेरा भी ये रहा है। तो कैलकुलेटर राज है तुमसे, क्या चक्कर है, लिखा तो हमने भी यही है। देख लो भाई, वैसे कैलकुलेटर पे कुछ और तो नहीं आ रहा। 547 पॉइंट 547.72. 547.72 तो 548 यूनिट्स अप्रॉक्स। तो एक बारी में इतनी यूनिट्स का आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, इस पर आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी। अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा का ऑर्डर प्लेस करते हो तो दोनों केसेस में आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है बेटा। हमने देखा था टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप होता है। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम का ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो भी आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर आप ज्यादा का ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो भी आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो ईओक्यू पर ही आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। अगर आप उससे कम का या उससे ज्यादा का कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सबसे सस्ती क्वांटिटी है फिलहाल, फर्स्ट पॉइंट हो गया है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट व्हेन द कंपनी गेट्स अ कंसेशन ऑफ 5% ऑन परचेज प्राइस इफ द ऑर्डर साइज इज 3000 और मोर बट लेस देन 6000 यूनिट्स पर एनम। तो बेटा अगर आपका ऑर्डर साइज 3000 या 3000 से ज्यादा हो, आपका वैसे तो ऑर्डर साइज आपने कितना डिसाइड करेगा 548। अब वो आपसे पूछ रहा है जी अगर आपको सप्लायर डिस्काउंट दे 5% का, लेकिन उसके लिए आपको ऑर्डर कितना प्लेस करना पड़ेगा 3000, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो बताओ। सेकंड पॉइंट आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन द कंपनी गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन परचेज प्राइस व्हेन इट ऑर्डर 6000 यूनिट्स और मोर। अगर वो 6000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दे एक बारी में तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये बता रहे हैं इन सब में से कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो बेटा हम सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर बोलते हैं इसको, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर। बेटा देखो नॉर्मली आपके ऑर्डर क्वांटिटी बदल जाने से आपकी परचेज कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा हमने यहां पर भी सीखा है कि अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी बदल देते हो तो आपकी परचेज कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्लैट रहती है। लेकिन अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो आपकी परचेज कॉस्ट बदल सकती है, और अगर परचेज कॉस्ट बदलती है तो वो रेलेवेंट कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है कंपेरिजन के लिए। तो अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आप टोटल कॉस्ट को कंपेयर करोगे।
बेटा एक तो मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लेवल है, एक मेरे पास 3000 यूनिट के का परचेज क्वांटिटी का लेवल है, और एक मेरे पास 6000 यूनिट्स का लेवल है। तो बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 548, ऑर्डर क्वांटिटी बेटा है तो ये भी ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक नहीं है बस मेरे हिसाब से अभी, और ऑर्डर क्वांटिटी 6000। चलो तो बेटा हमको तीन कोस्ट का टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल परचेज कोस्ट पूरे साल में आपको यूनिट्स चाहिए 36,000, और एक यूनिट का जो रेट था वो 20 रुपए था। तो फिलहाल जो आपकी कोस्ट आ रही है बेटा वो कितनी है, 7,20,000। लेकिन अगर आप 3,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो तो सप्लायर आपको 5% डिस्काउंट दे देता है, यानी कि एक यूनिट का रेट आपको 19 रुपए पड़ेगा। आएंगी 36,000 यूनिट ही, 6 lakh और अगर आप 6,000 यूनिट्स का एक बार में ऑर्डर प्लेस करते हो तो आएंगी अभी भी पूरे साल में 36,000, लेकिन रेट लगेगा 18। तो आपकी जो परचेज कॉस्ट आएगी बेटा वो आएगी 6,48,000। परचेज कॉस्ट तो कम हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। अगर आपको पूरे साल में 36,000 यूनिट चाहिए और आप एक बारी में 548 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो ये आगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपए। 1650 कितना लिखना है अभी आप? 164 164। नहीं नहीं राउंड ऑफ क्यों करोगे? जो कैलकुलेशन आ रही मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। 36,000 डिवाइड बाय 548 मल्टीप्लाई बाय 2। 0.33 हाँ तो बस यही है। ऑर्डर्स को बेटा राउंड ऑफ नहीं करना। देखो ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर फ्रैक्शन में प्लेस हो सके, लेकिन जो कॉस्ट होती है ना वो फ्रैक्शन में चार्ज करते हैं। सिंपल सा कारण होता है, मान लो आपने 3 साल के अंदर जो है आप ऑर्डर प्लेस करते हो 2,000 यूनिट का, और आपको पूरे साल में जो क्वांटिटी चाहिए वो चाहिए 9,000। अब अगर आपको 9,000 यूनिट चाहिए और आप 2,000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डर तो पूरा जाएगा। तो आप पहले साल में यूज कितनी कर पाओगे सर? आप पहले साल में आपको टोटल ऑर्डर कितने लगेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे आपके पास 4.5। सर 9,000 यूनिट चाहिए, एक बारी में आपको कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है 2,000, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे वो आएंगे 4.5। अब ये आधा ऑर्डर कैसे लगेगा? ऑर्डर तो पूरा ही लगता है, लेकिन अब जब आप देखो यहाँ पर आपने बेटा 2,000 यूनिट मंगाई, यहाँ पर यूज हो गई, फिर 2,000 यूनिट आई यूज होगी, 4,000 यूज हो चुकी है, फिर 2,000 मंगाई यूज हो गई, तो 2,000 यहाँ पर, 2,000 यहाँ पर, 2,000 यहाँ पर, और 2,000 ही यहाँ पर यूज हो चुकी है। अब आपने 2,000 ही मंगानी है, लेकिन इस 2,000 में से करंट ईयर में 1,000 यूज होंगी और बाकी की 1,000 नेक्स्ट ईयर में यूज होगी। तो क्या होगा, जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे ना, तो करंट ईयर में 1,000 यूनिट यूज हुई और बाकी की 1,000 अगले साल यूज होगी। जो अगले साल यूज होंगी वो इस बार का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में प्रोपोर्शनेट ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अगले साल शिफ्ट कर दी जाएगी। कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा है कभी? कंसाइनमेंट के अंदर बेटा आपने सीखा था कि माल जब तक स्टोर में नहीं आ जाता तब तक के सारे खर्चे माल में जोड़ देते, है ना। माल जब तक गोडाउन में नहीं आ जाता तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है गोडाउन में आने से पहले की कॉस्ट है ना, तो माल की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे तो उससे वो भाड़े वगैरह वाले सारे खर्चे उसमें ऐड कर देते थे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इस 1,000 की यूनिट के साथ अगले साल शिफ्ट हो जाएगी, तो लगेगी पूरी 2,000 यूनिट की ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे ऑर्डर की, लेकिन करंट ईयर में चार्ज कितनी होगी सिर्फ आती। पॉइंट समझ में आता है? इसीलिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं करना है। कॉस्ट प्रोपोर्शनेट चार्ज हो सकती है, ऑर्डर पूरा प्लेस होता है, लेकिन कॉस्ट हम तो कॉस्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो कॉस्ट हम प्रोपोर्शनेट चार्ज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट का प्रोपोर्शन चार्ज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। पूरे साल में 36,000 यूनिट चाहिए बेटा, एक बारी में आप 3,000 मंगाओगे तो 25 ऑर्डर हो गए। कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 12 ऑर्डर हो जाएंगे 25 रुपए के हिसाब से। बेटा 12 ऑर्डर 25 रुपए की 300 आएगा ना, 25 रुपए है ना। 12 और 36,000 यूनिट बेटा अगर आपको पूरे साल में चाहिए और एक बारी में आप 6,000 यूनिट मंगा रहे हो तो 150। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है जब सवाल बड़े आसान होते हैं ना, वहां पर ऐसी मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक किसको बोलते हैं? इसी को। हाँ जी, तो हाँ जी बेटा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी
मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कितनी बेटा हमारे पास 6 रुपए, तो कितना आ गई 1644। सर वैसे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ये दोनों बराबर होनी चाहिए थे, लेकिन ये 2 रुपए का डिफरेंस जो है ना वो राउंड ऑफ की वजह से, क्वांटिटी जो थी वो आपके पास आ रही थी 547.7, हमने लिया उसको 548, तो हल्का सा राउंड ऑफ करने की वजह से छोटा सा डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे चलते हैं बेटा। हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बेटा कैरिंग कॉस्ट जो अब आएगी वो आएगी 2 रुपए प्लस 19 रुपए का 20%। कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने आपको 6 रुपए नहीं बताई थी, क्वेश्चन ने आपको बोला था 2 रुपए प्लस 20 रुपए का 20%। अब 20 की जगह परचेज प्राइस कितना होगा 19, तो 19 रुपए का 20% लेंगे, कितना रहे 5.8। टोटल आ रहा है 8700। और यहाँ पर आएगा बेटा हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी 6000 इंटू 5.6, 16,800। तो जरा चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है। सिक्स 649। 415 इसमें 693 ठीक है। तो बेटा जहां पर हमारी टोटल को सबसे कम आएगी हम ओला ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो हम एक ऑर्डर क्वांटिटी 6000 को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हमारी टोटल को सबसे कम है। सिक्स 6495। वाला हाँ, ये तो क्या इसमें गलती है क्या कोई? इस सवाल में ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, लैंग्वेज में, इंग्लिश में, मैथ में कोई गलती नहीं है इस सवाल में। मैथ ठीक है, लैंग्वेज में दिक्कत है कि हम पिक्चर ट्यूब ही बना रहे हैं और पिक्चर ट्यूब ही कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी ट्यूब हो गया और रॉ मटेरियल भी ट्यूब हो गया। हाँ, तो यही मिस्टेक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुम कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर पहले भी कर चुके हो, कई बार कराओ। देखते हैं अगर कुछ नया सवाल मुझे मिलता है। चलो ये बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन आया बेटा, बैच कॉस्टिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन फॉर्मूले और टोटल कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही निकलेगी जैसे आप परचेज के केस में निकालते हो, इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की। सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें जैसे इसमें तो हमने क्या कहते हैं वो ले रखा है, वो जो हमने नॉर्मल वाली निकाली थी, नॉर्मल कैपेसिटी है, ये नॉर्मल यूसेज से निकाली थी, ठीक है। बट ऐसे एक क्वेश्चन स्कैनर में भी था, उसमें इसने एवरेज मंथली मार्केट डिमांड ले रखी थी। बेटा वहां पर ना क्या होगा, आप दुकानदार हो गए उस सवाल में। जब मैं दुकानदार होता हूं ना, तो उस टाइम क्या होता है, जो मैं बेच रहा हूँ वही मैं खरीद रहा होता हूँ, जो बेचना है वही खरीदना है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता हूँ तो परचेज अलग होती है और प्रोडक्शन अलग होती है, दोनों में फर्क होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर। हाँ जी बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ते। Messrs Kobo Bearings Limited is committed to supply 24,000 bearing per annum to Messrs Deluxe Fan on a steady daily basis। तो बेटा इसने रोज माल सप्लाई करना है कुछ ना कुछ क्वांटिटी, लेकिन पूरे साल में कितनी माल सप्लाई करेगा 24,000। अब बस ये अपनी क्वांटिटी ढूंढना चाहता है कि एक बारी में कितनी बनाना, क्योंकि माल तो रोज रोज देना है और पूरे साल में 24,000 सप्लाई करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं रोज 10 रोज के हिसाब से क्वांटिटी बनाऊं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 24 की 24,000 एक साथ बना के रख लूं और धीरे धीरे करके सप्लाई करता रहूंगा, लेकिन उसमें कैरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। तो देख लेते हैं, जो मुझे सस्ता पड़ेगा वो हम काम कर लेंगे। It is estimated that it cost 10 पैसा as inventory holding cost per bearing per month। बेटा हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होती है, यहाँ पर आपको पर बेरिंग पर मंथ दे रखी है, तो 1.2 हो जाएगी पर एनम। And that the setup cost per run of bearing manufacture is 324। ये बेटा सेटअप टाइम के ऊपर जो खर्चा लगेगा वो 324 रुपए। एक बारी सेटअप लगा के आप कितनी भी क्वांटिटी बना सकते हो, लेकिन जो भी आप बनाओगे वहीं तक वो सेटअप कॉस्ट लगेगी। अगर आपने बीच में प्रोडक्शन को अपना रोका तो उसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फिर से सेटअप को 324 रुपए की लगानी पड़ेगी।
व्हाट इज द ऑप्टिमम रन साइज? तो बेटा ऑप्टिमम रन साइज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये आपके फर्स्ट पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला वही का वही एप्लीकेबल है जो आपने पीछे सीखा है, 2 into A into S by C। 2 into A, बेटा पूरे साल में आपको सप्लाई करनी है 24,000 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन भी 24,000 की करनी पड़ेगी। सेटअप कॉस्ट है बेटा हमारे पास 324 और कैरिंग कॉस्ट हमारे पास जो है वो है 1 रुपए 20 पैसा। तो एक बारी में 3600 बेरिंग्स आपको प्रोडक्शन करनी चाहिए। ये मिनिमम कॉस्ट आएगी इसके ऊपर आपको। व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन? तो बेटा यहाँ पर उसको बोलते हैं टाइम गैप। तो टाइम गैप तक पहुंचने के लिए बेटा पहले आपको नंबर ऑफ सेटअप ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बताने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, बिल्कुल पूरे साल में 24,000 बेरिंग बनानी है, एक बारी में 3600 बना के रुक जाओगे 6.66। तो बेटा प्रोडक्शन रन आपको लगाने पड़ेंगे। अब टाइम गैप कैसे पता चलेगा? प्रोडक्शन में आप कह रहे हैं कि इतनी बार मुझे प्रोडक्शन करनी बिल्कुल, एक बारी आप मशीन सेटअप करोगे 3600 बना के रुक जाओ, फिर दोबारा से मशीन सेटअप करनी पड़ेगी, फिर 3600 बना के रुक जाओगे, तो 3600 करके कितनी बारी प्रोडक्शन की सेटअप लगाने का? 6.6। सेटअप तो पूरा लगेगा लेकिन कॉस्ट आधी चार्ज की, वो प्रोपोर्शनेट चार्ज की जाएगी 0.66। टाइम गैप बिटवीन 2 सेटअप्स यानी कि 2 प्रोडक्शन रन्स। अब पूरे साल में अगर आपको 6.66 सेटअप लगाने हैं, मान लेते हैं बेटा 360 दिन लेके चलो, और 6.66 सेटअप अगर आप लगाते हो तो एक बारी सेटअप लगाने में कितना समय लगेगा बेटा? मंथ में कर सकते हो, 12 से डिवाइड कर सकते हो, वीक में भी कर सकते हो, 52 वीक से डिवाइड कर सकते हो। 3 पॉइंट में कह रहे फाइंड आउट द ऑप्टिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि कैरिंग कॉस्ट की बात हो रही है बेटा सिर्फ। टोटल कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी यानी कि बैच क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब एक बारी में आप कितनी बनाने वाले हो? 3600 यूनिट बनाएंगे, और उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट जो पर यूनिट पर एनम है वो कितनी है बेटा हमारे पास? 1 रुपए 20 पैसे की। 216। चलो देखिए 19 कुछ में क्या कह रहा हूँ। मेरे सवाल में जानकारी है, कंपनी प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर अ हाउसहोल्ड कुकिंग रेंज हैज टू डिसाइड ऑन द लोकेशन ऑफ प्लांट। 3 locations are being considered, which is Patna, Ranchi, and Dhanbad. The fixed cost of the 3 locations are estimated to be 30 lakh, 50 lakh, and 25 lakh per annum. तो बेटा आपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए अपनी लोकेशन डिसाइड करें कि कहां पर मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फिक्स कॉस्ट है, 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख। द वेरिएबल कॉस्ट आर रुपीज 300, 200 and 350 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। बेटा देखो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास 3 अलग अलग फैसिलिटी है, पटना, रांची एंड धनबाद, और इन तीनों फैसिलिटी में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, हम एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते है ना, आप इक्विटी और डेट से पैसा लेके आ सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में पैसा लेके आ सकते हो, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसी बेटा कॉस्ट के अंदर क्या होता है? कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। आप किसी भी फैसिलिटी में प्रोडक्शन कर सकते हो जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पटना में जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा आपको बताई गई है वो है 30 लाख रुपए, रांची में है 50 लाख और धनबाद में है 25 लाख। और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से लग रही है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट यही रहने वाली है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट से रिलेटेड होती है, और नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर जो खर्चा लगेगा वेरिएबल वाला वो है 300 रुपए। अब रांची में अगर आप जाते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। देखो 200 रुपए पर यूनिट, एक बारी में प्लांट बढ़िया वाला लगा लो, हर यूनिट बनाने में कम खर्चा लगेगा। दूसरा धनबाद में चले जाओगे, सबसे कम वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन सबसे ज्यादा है हर यूनिट के ऊपर।
ये रहा। तो हमारे पास तीन अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर की जगह यहां पर क्या है, तीन अलग अलग कोस्ट स्ट्रक्चर है। याद है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिफरेंस लेवल निकाला था, एक ऐसी ईबीआईटी बता दो जिसपे ईपीएस सेम आ जाए, यहां पर भी इंडिफरेंस लेवल होता है। एक ऐसी प्रोडक्शन क्वांटिटी बता दो जिसपे टोटल कॉस्ट सेम आ जाए या फिर टोटल प्रॉफिट सेम आ जाए। एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बता दो, प्रोडक्शन क्वांटिटी बता दो जिस पर आपकी टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट सेम है। ये बेटा डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट और डिफरेंस इन वेरिएबल करेक्ट, उसमें पढ़ा है नीचे। मार्जिनल में होता है, इंडिफरेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। The expected sale price of the cooking range is 700 per unit। बेटा हर यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 700 रुपए पर यूनिट। ठीक, सेलिंग प्राइस तो बोलेगा चाहे पटना में बनाओ, चाहे रांची में बनाओ, चाहे धनबाद में बनाओ, सेलिंग प्राइस पर कोई फर्क नहीं आने वाला। सवाल मुझसे क्या जानना चाहता है, सवाल मुझसे द रेंज ऑफ एनुअल प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम फॉर विच ईच लोकेशन इज मोस्ट सुटेबल। कौन सी लोकेशन पे कितनी क्वांटिटी बेस्ट रहेगी वो आपको बताना है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको सभी का आपस में इंडिफरेंस लेवल निकालना पड़ेगा ताकि आप रेंज डिसाइड कर पाओ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस लेवल को समझते हैं। बड़ा सिंपल सी कहानी है बेटा, स्टडी मैटर बेटा। तीन, अब जरा एक चीज देखो बेटा, मान लो आपने आप अभी धनबाद को इग्नोर करो, फिलहाल सिर्फ पटना और रांची को देखो कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए। मान लो आपने अभी डिसाइड करा कि मैं रांची में प्रोडक्शन करूं, तो इसका मतलब आपने अभी के अभी 20 लाख की कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार दी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जैसे ही आपने बोला कि मैं पटना की जगह कहां पर प्रोडक्शन करूंगा, रांची में प्रोडक्शन करूंगा, मुझे 20 लाख का नुकसान हो गया। पक्की बात होगी कि 20 लाख का तो नुकसान है क्योंकि फिक्स कॉस्ट वहां पर 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। लेकिन जैसे ही आप पहली यूनिट बनाओगे, पहली यूनिट बनाते ही 100 रुपए बच जाएंगे, आपका नुकसान कुछ कवर हो जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये पहली यूनिट बनाते ही 100 रुपए बच जाएंगे, एक यूनिट और बनाओगे 100 और बच जाएंगे, एक यूनिट और बनाओगे 100 रुपए और बच जाएंगे, और ऐसे करते करते 100 रुपए इकट्ठे करते करते पाई पाई जोड़ते जोड़ते ये 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन। कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी ताकि 20 लाख इकट्ठे हो जाए? 20,000 यूनिट बना लो तो उस समय आपका ये 20 लाख का पूरा नुकसान कवर हो जाएगा। और जैसे ही तुमने 20,000 यूनिट के ऊपर एक यूनिट और बनाई, ये रांची वाले प्लांट लगाने का मजा शुरू हो जाएगा, है ना? क्योंकि अब एक यूनिट और बनाते 100 रुपए और बच जाएंगे, लेकिन जो नुकसान था वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, अभी आपका फायदा है। यानी कि 20,000 यूनिट तो इंडिफरेंस लेवल है। 20,000 यूनिट क्या है, इंडिफरेंस लेवल। और 20,000 यूनिट से एक यूनिट भी अगर आपने ऊपर बना दी तो रांची बेटर हो गया। और अगर 20,000 यूनिट पूरी नहीं बना पाए, एक यूनिट भी कम बनाई, तो 20 लाख का जो नुकसान हुआ था वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपको फिर रांची नहीं लेना चाहिए 20,000 यूनिट से कम पे। रेंज भी पता है हमारे को। तो अगर आप 20,000 यूनिट बना देते हो तो ये 20 लाख का नुकसान पूरा कवर हो जाता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को अपनी वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग से कवर कर रहे हैं। तो इन डिफरेंस लेवल अभी हम ढूंढ लेते हैं बेटा, इन डिफरेंस लेवल पटना और रांची। हाँ जी, जरा पटना और रांची का बेटा इन डिफरेंस लेवल निकालें। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 20 lakhs, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 100, तो ये आ जाएगा बेटा 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 यूनिट के लेवल पर दोनों की कॉस्ट जो होगी वो सेम आएगी। यानी कि आप अगर 20,000 यूनिट बनाते हो, बातें नहीं करो, अगर आप 20,000 यूनिट बनाते हो तो पटना और रांची दोनों इक्वली गुड है, दोनों इक्वली गुड है। लेकिन बेटा अगर आप 19,999 यूनिट तक बनाते हो तो, और 20,001 से ऊपर की प्रोडक्शन करते हो तो ज्यादा प्रोडक्शन करते ही बेटा अगर आपने एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बना दी तो आपको रांची में 100 रुपए का फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए कौन सा लोकेशन बेटर है, रांची। और अगर आपने बेटा कम प्रोडक्शन करी एक यूनिट की भी 20,000 से, तो फिर आपके लिए पटना बेटर है, क्योंकि आप रांची में जाके अपना पूरा नुकसान कवर नहीं कर पाओगे। तो रीजन क्या लिखना है वहां पर, इतना एनालाइज नहीं करना। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए बेटा आपकी लोअर वेरिएबल कॉस्ट बेटर होती है, कम प्रोडक्शन के लिए आपकी लोअर फिक्स्ड कॉस्ट बेटर होती है।
जहां पर कम फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा, ऐसा है ना, एक तो प्रोडक्शन का लेवल कम, और अगर आपने ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन ले लिया तो पर यूनिट की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या करना है, जब कम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो तो लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो तो लोअर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हर यूनिट, अब मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो हर यूनिट के ऊपर मैं कम कॉस्ट इनकर करना चाहता हूँ। ठीक है, और बाकी अपने ऊपर तो पहले ही डिसाइड कर लेता कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते ही रांची में अब आपको फायदा शुरू हो जाएगा 100 रुपए की सेविंग से। ठीक है जी, ये किसका इंडिफरेंस लेवल हो गया, पटना और रांची की। ऐसी बेटा आप ढूंढोगे पटना और धनबाद इन डिफरेंस लेवल, पटना एंड धनबाद। हाँ जी, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बेटा, 30 लाख की जगह 25 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है, और वेरिएबल कॉस्ट में 50 रुपए का डिफरेंस है। 10,000 रुपए। तो 10,000 यूनिट तक अगर बेटा आप काम करते हो, 10,000 यूनिट पे काम करते हो तो पटना और धनबाद दोनों गुट है। लेकिन अगर 10,000 से कम बनाई तो, और 10,000 से ज्यादा बनाई तो बेटा कम लेवल के लिए कम फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि धनबाद, और ज्यादा लेवल के लिए ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि पटना। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर सर जो इंडिविजुअल क्वांटिटी यूनिट है उससे कम बनाए तो वहां पे बनाएंगे, उस पे उस लोकेशन में यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कम है, और ज्यादा बनाएंगे तो वेरिएबल में। राइट, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब है आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनानी, तो मैं तो हर यूनिट पे सेविंग ज्यादा चाहता हूँ ना फिर। अब आपको चाहिए बेटा इन डिफरेंस लेवल ऑफ पटना एंड रांची, पटना एंड रांची तो रांची एंड धनबाद इन डिफरेंस लेवल, रांची एंड धनबाद। वैसे वो ऊपर वाले दोनों से ही पता चल रहा है, आगे जाने की जरूरत है। इन डिफरेंस लेवल, तो बेटा चेंज इन फिक्स कॉस्ट रांची और धनबाद, चेंज इन फिक्स कॉस्ट 25 लाख, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट 1,500, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 150 रुपए पर यूनिट, कितना आ रहा है बेटे? 16,666। हाँ 16,667 बोल दो इसको राउंड ऑफ करके। तो अगर आप बेटा 16,667 यूनिट्स बनाते हो तो रांची एंड धनबाद बोथ आर गुड। लेकिन अगर आप एक से लेकर के 16,666 बनाते हो तो, और जब आप 16,068 से लेकर के ऊपर क्वांटिटी बनाते हो तो, धनबाद ऊपर आएगा। हाँ जी, तो बेटा कम फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास धनबाद में और ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास रांची में, तो कम फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर आएगी और ज्यादा यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब मेरे पास रेंज अवेलेबल है कि 1 से लेकर के 9,999 यानी कि 10,000 से नीचे तक तो धनबाद बेटर है, उसके ऊपर पटना बेटर हो जाता है ना। और पटना कहां तक बेटर रहता है बेटा, धनबाद रांची के मुकाबले 20,000 तक। 20,000 से ऊपर जैसी क्वांटिटी जाएगी तो आपको कहां पे चला जाना चाहिए, रांची में। तो आपको अगर यहां पर बेटा अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़े, तो 10,000 तक, 20,000 तक और ऊपर, इसको हटा। तो 10,000 तक बेटा हमने देखा अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो 10,000 तक बनती है तो आपके लिए धनबाद बेटर है। तो जब धनबाद और रांची को देखते हैं तब तो ये 16,600, क्योंकि बीच में फिर हमारे पास पटना अवेलेबल नहीं था ना यहाँ पर, तो 10,000 तक, यहाँ तक अप टू 10,000 कौन, धनबाद, और 10,000 के ऊपर धनबाद और पटना दोनों। 10,000 से ज्यादा पटना पटना, और 20,000 तक पटना और रांची। यहाँ पर पटना और रांची दोनों, और उसके आगे जो भी प्रोडक्शन है वो कहां पर बेटर रहेगी बेटा, रांची। कहानी क्लियर हो रही है बेटा? यस ओके, धनबाद, पटना, रांची। सर, वो जो क्या कहते हैं आपने वीडियो डाल दी, क्योंकि वीडियो डाल दी
भाई मैंने वीडियो अपलोड करनी है मोस्टली। क्योंकि ना वो मैसेज आया था कि किसी ऐप किसी वाला ने किसी ऐप पे इन्वॉल्व किया है। तुम्हारा हाँ, तो उसपे मैंने वीडियोस वगैरह उनको दे दी है। तो मैं मेरे से अपलोड नहीं हो रही, तो मैं भी खुशी में उनको लिंक दे रहा हूँ वैसे। चलिए करते हैं इसको बारे में बात। हाँ जी, तो बेटा इसमें कोई दिक्कत अभी तक? रेंज हमारा अब मेरे से पूछ रहा है विच वन ऑफ द थ्री लोकेशन इज बेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 18,000 यूनिट्स। बेटा 18,000 के ऊपर वैसे तो आपके पास जो है पटना है, ठीक है जी। तो 18,000 के ऊपर पटना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 18,000 जो है ना बेटा, देखो रांची और धनबाद के केस के अंदर 18,000 वैसे कौन आ रहा है बेटा? रांची आ रहा है। लेकिन जब रांची और पटना को कंपेयर करते हैं तो पटना की कॉस्ट कम आने वाली है, तो फिर पटना बेस्ट आएगा। आप पटना के ऊपर सिलेक्ट करो और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके देखो कितनी आ रही है। सर अगर हम पटना में प्रोडक्शन करें, चेक करते हैं सबके ऊपर कॉस्ट। सर धनबाद में अगर 18,000 यूनिट बनाई तो हर यूनिट के ऊपर 350 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और 25 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है। पटना में अगर बेटा ये 18,000 यूनिट बनाए तो हर यूनिट के ऊपर 300 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है प्लस और 20 लाख 20 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है। और अगर रांची में बनाते हो तो 18,000 के ऊपर बेटा 250 रुपए की तो फिक्स्ड कॉस्ट है और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 250, 200, 200। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 50 लाख। हाँ, बड़ी फिक्स्ड, बड़ी सारी फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ जरा टोटल कॉस्ट कितनी है? 88, 74, 86। पटना में 18,000 यूनिट सबसे सस्ती बन जाएगी। इस तरह मैं ऐसे कंपेयर करके लिख रहा हूँ। हाँ, दिखाई देना है सेकंड पॉइंट के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर उसने रेंज तो ऑलरेडी पूछ ली है। अगर जैसे वो 18,000 में पी और आर आ रहा है तो दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर दिखाना होगा, ये दिखाना होगा कौन सी लोअर कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पर हमने इन्होंने वैसे बताया तो यही है। 30 लाख वहां पर बेटा हमने इन्होंने 20 लाख लिया। हमने 20 लाख लिया। सवाल में कितनी दे रखी है? अच्छा 30 है, तो मिस्टेक होगी ना यहाँ पर। वो तो रेंज में डिसाइड हो गया था ना वैसे तो। ऊपर ही देखो रेंज यहाँ पर भी वही है, 10,000 तक धनबाद है, 10,000 से 20,000 के बीच में पटना है, 20,000 से आगे रांची है। अभी बेटा हमने फोरकास्टिंग करी नहीं है, फोरकास्टिंग पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग हमारे पास अलग से टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर है। तो डिमांड फोरकास्टिंग जब करेंगे तो फिर हम यहाँ पे इस बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 अभी आप नहीं करोगे, 20 22 करोगे। पर 20 क्या चीज? 20 20 तो घर पे करना है, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला लगाना। हाँ 22 भी करना ही, 21 नहीं करना है, 22 करना है। 23 क्यों नहीं करना है? ये इसका फॉर्मूला देख के थोड़ी पहचानना है इसको। डिजायर्ड अल्फा एक किया प्रोबेबिलिटी वाला। 23 अभी नहीं करना बेटा, अभी होमवर्क मत करो, क्वेश्चन मार्क करो कौन कौन से करने। 20 और 21 बेटा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर हमारे पास 16th क्वेश्चन नंबर से। 16th करना है, 17 करना है, 18, 19 जो भी हमने करा है, 20 नहीं 20 करना है, 22 करना है। और आगे सर आगे भी कुछ इजी वाले। चलो सेफ्टी स्टॉक को बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 26।
हाँ जी बेटा, सवाल में जानकारी दे रखी है आपको। Suppose the following items is being managed using a fixed order quantity model with safety stock. फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का मतलब होता है बेटा, आप सेम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे, बार बार अलग अलग क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, साथ में हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है। तो ये सेफ्टी स्टॉक क्या होता है बेटा? आपके पास स्टोर है, स्टोर के अंदर आप मटेरियल रखते हो अपने पास, ये पूरा ही स्टोर है। जब बेटा मैं स्टोर में रखे हुए कुछ माल को अलग से क्लासिफाई कर देता हूं कि मैं इसे इमरजेंसी में ही यूज करूंगा, अदरवाइज इसको हाथ नहीं लगाएगी, अदरवाइज हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल। ये इमरजेंसी के लिए मेंटेन किया है। तो बाकी स्टोर में जो मटेरियल है वो रेगुलर कंजम्पशन के लिए है, तो वो तो नॉर्मल कंजम्पशन के लिए मेरे पास नॉर्मल स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन आपने इमरजेंसी के लिए अलग से क्या मेंटेन कर लिया? एसएसएल मेंटेन कर लिया। तो अब आपके स्टोर के अंदर स्टॉक के दो हिस्से हो गए, एक एसएसएल और एक ये नॉर्मल। ठीक है जी। अब जैसे ही आपके पास एसएसएल इन्वॉल्व होता है, इससे आपके कुछ फॉर्मूलेज बदल जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बदल जाते हैं जरा सुनो बेटा। आपने पहले कभी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला सीखा होगा। इसका फॉर्मूला होता था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम लीड टाइम। ये मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों होते थे? सर क्योंकि हम जब वो जैसे आपने बताया था 2 हफ्ते में आएगा ऑर्डर, तो जितनी 2 हफ्ते में मैक्सिमम कंजम्पशन होगी, तो अगर हम मिनिमम रखेंगे तो हो सकता है वो खत्म हो जाए, मैक्सिमम बचेगी तो हमारा चलता रहेगा 2 हफ्ते। बेटा माल आने में मान लो 2 से 4 हफ्ते लगते हैं और आपके वर्कर 100-150 यूनिट कंज्यूम कर जाते हैं हर हफ्ते में। तो अगर आप अपने स्टोर में, हमको पहली बात तो रीऑर्डर लेवल रखना क्यों होता है? ताकि कोई शॉर्टेज ना, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर रिस्क नहीं चाहिए तो आप चाहते हो कि भैया जितना भी माल आपके वर्कर कंज्यूम कर सकते हैं वो सारा आपके पास होना चाहिए। आपने सप्लायर से पूछा भाई साहब माल कब तक दे दो? कह रहे 2-4 हफ्ते में दे दूंगा। अब अगर वो 2-4 हफ्ते में माल देता है तो मैं अपने पास पूरे 4 हफ्ते का माल रखूंगा। 2 हफ्ते का मेंटेन करने का मतलब है आप रिस्क ले रहे हो, 3 हफ्ते का मेंटेन करने का मतलब आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि माल तो 4 हफ्ते में आ सकता है। तो आप अपने पास पूरे 4 हफ्तों के लिए माल मेंटेन करते हो और आपके वर्कर अगर 100-150 यूनिट कंज्यूम कर सकते हो, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं पूरे 150 यूनिट के हिसाब से माल मेंटेन करता हूं। अगर आपने 100 यूनिट के हिसाब से माल मेंटेन किया और आपके वर्कर ने ज्यादा कंजम्पशन करने की कोशिश की, तो फिर तो शॉर्टेज हो जाएगी और हम शॉर्टेज नहीं चाहते। इसलिए हम अपने फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो माल आने से पहले, सॉरी माल मंगाते समय आपके स्टोर में इतना माल होना चाहिए जो आपकी पूरी मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम पीरियड तक कवर कर सके, ताकि रिस्क ना रहे। अब एक बात सोचो, जब आपने बेटा अपने पास मैक्सिमम कंजम्पशन के हिसाब से मैक्सिमम पीरियड के लिए माल मेंटेन कर रखा है और ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब आप वेट कर रहे हो कि माल आएगा माल आएगा माल आएगा, शॉर्टेज तो होने नहीं वाली। शॉर्टेज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इससे ज्यादा आपके वर्कर कंजम्पशन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा लेट माल आ ही नहीं सकता। जब शॉर्टेज का रिस्क ही नहीं है बेटा, शॉर्टेज का रिस्क ना सिर्फ इस रीऑर्डर पीरियड के दौरान होता है, इससे पहले भी नहीं होता। जब आपने ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर रखा, क्यों प्लेस नहीं कर रखा? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट माल पड़ा हुआ है। और जब माल आ चुका होता है तो उसके बाद भी शॉर्टेज का रिस्क नहीं होता, क्योंकि अब तो माल आया है। शॉर्टेज का रिस्क ना इस रीऑर्डर पीरियड के दौरान होता है, और शॉर्टेज होने नहीं वाली क्योंकि आपने तो मैक्सिमम पीरियड के लिए माल मेंटेन कर रखा है। तो जब शॉर्टेज ही नहीं होने वाली, तो क्या आपको कभी भी इस एसएसएल को यूज करने का मौका मिलेगा? क्या नहीं मिलने वाला। तो शॉर्टेज होने ही नहीं वाली, तो एसएसएल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब देखो वो क्या रहा है, आपको रिस्क था शॉर्टेज का, आपने उसको यहां पे कवर कर लिया। जब आपने उसको यहां पर कवर कर लिया तो फिर बेटा आपको अलग से एसएसएल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपने बोला नहीं हम तो एसएसएल मेंटेन करेंगे, हम तो इमरजेंसी के लिए माल मेंटेन करेंगे, तो मेंटेन कर लो, फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एसएसएल मेंटेन कर रखा है ना, तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम के हिसाब से अपना ऑर्डर ऑर्डर रीऑर्डर लेवल मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आप फिर वो कितने के लिए मेंटेन करो? यानी कि जैसे ही मेरे सवाल में एसएसएल इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस समय सबसे पहले तो बेटा मेरा रीऑर्डर लेवल का ही फॉर्मूला चेंज करना है मुझे, क्योंकि अब ऑर्डर प्लेस करते नहीं, मेरे पास एसएसएल अलग से पड़ा हुआ है। तो मुझे एक्स्ट्रा माल जो रखना है वो मैक्सिमम के हिसाब से नहीं रखना, नॉर्मल के हिसाब से रखना है। कहानी समझ में आ रही है? सर फॉर्मूला क्यों बदल गया? क्योंकि बेटा एक ही रिस्क को कवर करने के लिए 2 से मेजर लगाने से खर्चा बढ़ता है ना। इधर भी मैक्सिमम मैक्सिमम माल मेंटेन किया हुआ है और वहां पे एसएसएल भी मेंटेन किया हुआ है, फ्री में थोड़ी हो जाएगा माल।
रखने के लिए खर्चा भी तो होता है, तो हम वो खर्चा नहीं चाहते। एक ही रिस्क है, उसको दो दो जगह कवर करने का कोई फायदा नहीं है। शब्द समझ में आ गए? तो बेटा एक तो आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है रीऑर्डर लेवल का, पहला। दूसरा, जब आप अपना एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करते थे, हाँ जी, जैसे हमने इसमें आपने बताया कि हम नॉर्मल यूसेज के हिसाब से ही मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे? जब हम अपने ऑर्डर करेंगे वो हम नॉर्मल यूसेज के हिसाब से मंगाएंगे, तो इसमें हम एसएसएल ऐड भी कर रहे हैं, हमारे पास तो वो पड़ा है स्टॉक ऑलरेडी। तो बेटा मंगाने की क्वांटिटी थोड़ी है, क्या बात करें, क्या मैंने ऑर्डर क्वांटिटी लिखी है? ऑर्डर क्वांटिटी थोड़ी है, ये मेरे स्टोर में पड़ा होता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है द लेवल ऑफ स्टॉक विच मस्ट बी अवेलेबल इन स्टोर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके स्टोर में कितना माल होना चाहिए? तो मेरे स्टोर में ये तो पड़ा ही होगा। हाँ जी, तो एवरेज स्टॉक बदल जाता है बेटा। पहले आप क्या करते थे, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करते समय हमारे पास कुछ मिनिमम लेवल होता था, कुछ मैक्सिमम होता था, हम उसकी एवरेज निकालते, है ना। देखो हमारे पास ना बेटा कुछ रीऑर्डर लेवल होता है, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, धीरे धीरे करके बेटा आपके वर्कर इसमें से माल कंज्यूम करते रहते हैं। कृपया बेटा ध्यान से समझ लें एक बारी, धीरे धीरे करके आप माल कंज्यूम करते रहते हो, स्टॉक का लेवल कम होता रहता है। एक दिन आपको माल मिल जाता है और ये जीरो पे टच नहीं होता। क्यों टच नहीं होता था? क्योंकि हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो इस तरीके से मेंटेन करके करा था, मैक्सिमम माल मेंटेन करके, तो वो खत्म ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो खत्म नहीं होगा तो आपके पास जैसे ही आपकी ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव होगी, ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव होगी, तो आप पता है कहां पर चले जाते हो? मैक्सिमम लेवल। ये होता था मैक्सिमम, और यहां पर होता था मिनिमम, जिसके नीचे आप कभी नहीं जाने वाले। तो इसके नीचे माल कभी जाने नहीं वाला, इसके ऊपर जा नहीं सकता, तो हम क्या करते थे, इसकी एवरेज कर देते थे, मिनिमम और मैक्सिमम की एवरेज। तो हमारे पास जो एवरेज स्टॉक होता था उसका फॉर्मूला होता था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये हमने पेटिंगल चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है, एवरेज स्टॉक का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब मेरे स्टोर में बेटा मैंने अपने मटेरियल के दो हिस्से बना लिए। कुछ माल अलग से चमकता हुआ पड़ा हुआ है, कुछ माल ये नॉर्मल स्टॉक के लिए पड़ा हुआ है जो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम होगा। तो अब आपकी एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन बदलने वाली है। अब आपके पास दो स्टॉक, एक है बेटा आपके पास एसएसएल, एक है आपके पास नॉर्मल कंजम्पशन के लिए स्टॉक। एसएसएल मतलब इमरजेंसी के लिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, सोच सकते हो कि ये इमरजेंसी वाला माल कब यूज होगा? सर जब रीऑर्डर पीरियड के टाइम, जब नहीं, टाइम एग्जैक्टली बता सकते हो। एसएसएल कब यूज होता है? इमरजेंसी। शॉर्टेज हो गई। क्या आप इमरजेंसी को एंटिसिपेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आप अंदाजा नहीं लगा, आप ये तो बता सर अगर कभी ऐसा हो, सर कभी बीमार हो जाएंगे तो मेडिकल इंश्योरेंस लगेगा, लेकिन कब बीमार होंगे ये बता सकते हो? आप नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ मुझे रोज माल कंज्यूम करना है, ये तो नॉर्मल इवेंट है। तो हो क्या रहा है, जो एसएसएल है बेटा वो आपका इमरजेंसी में यूज होना है, जिसके बारे में आप अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। तो मैं नहीं बता सकता कि वो कब कंज्यूम होगा। और हम तो ये मान के चलेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता है तो इमरजेंसी तो कभी पड़ेगी, तो ये तो कभी यूज होगा ही नहीं। लेकिन मेंटेन तो करके रखना है, तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। क्या नहीं आती? इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। जैसे जैसे टाइम बीतता है आपके स्टॉक के लेवल में, स्टॉक की क्वांटिटी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। शब्द समझ में आ रहे? जबकि जो नॉर्मल कंजम्पशन के लिए आपने माल मेंटेन कर रखा है, आपके पास मान लो अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो तो धीरे धीरे करके खत्म हुआ, और इस बार आपने मैक्सिमम के हिसाब से माल मेंटेन नहीं करा हुआ। अब जैसे ही आपके पास एसएसएल होता है तो बेटा एसएसएल के साथ आप कैसा माल मेंटेन करते हो? नॉर्मल। जब एसएसएल नहीं था तो आपने मैक्सिमम मेंटेन किया हुआ था, तो वो खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ बचा रहता है। लेकिन जब आपने माल नॉर्मल के हिसाब से मेंटेन किया होता है तो वो तो धीरे धीरे करके नॉर्मली कंजम्पशन होगी, माल भी नॉर्मल मेंटेन कर रखा है, और रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल नॉर्मल कंजम्पशन होगी, वो तो खत्म भी होगा। हाँ बीच में आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, लेकिन जब तक वो ऑर्डर रिसीव होगा तब तक ये खत्म हो चुका होगा।
फिर जैसे ही आपको माल मिल जाएगा, ये वाला चित्र भी आपने पीछे भी देखा था, माल धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर बात करते हैं, हाफ क्यों करना पड़ता है, हाफ। तो अगर आपके पास 10,000 है तो वो 0 भी होंगे, फिर 10,000 है, क्योंकि नॉर्मल माल है, वो नॉर्मल कंजम्पशन के हिसाब से 0 ही होना है, इसके अलावा कोई और असम्पशन बिल्कुल सार्थक नहीं है वहां पे। आपने बोला सर मैंने ना नॉर्मल माल मेंटेन कर रखा है, मैं नॉर्मली कंज्यूम कर लेता हूं। अरे नॉर्मल जो मेंटेन कर रखा है वही नॉर्मली कंज्यूम कर लोगे तो माल खत्म भी तो होगा, तो माल 0 पर पहुंचेगा। अब क्या हो रहा है, एक में तो फ्लक्चुएशन है और एक में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, वो यहीं पे चल रहा है। तो आपके पास अपने स्टॉक के अंदर दो तरीके का माल है, एक एसएसएल, एक नॉर्मल स्टॉक। नॉर्मल को स्टॉक हो गया बेटा आपकी ऑर्डर क्वांटिटी और 0 की एवरेज। एसएसएल में कोई चेंज है, ज्यादा भी वही है कम भी वही है, तो एसएसएल ही रहेगा एवरेज में भी। तो आपके एवरेज स्टॉक के अंदर एक तो क्या है, एसएसएल, प्लस आपके ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ। हाफ कैसे, ये ऑर्डर क्वांटिटी प्लस 0/2। शब्द समझ में आ रहे? तो आप 0 को इग्नोर कर सकते हो, तो ऑर्डर क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, हाफ। ये आपका एवरेज स्टॉक। और पीछे बेटा आपने कैरिंग कॉस्ट भी निकालना सीखा था अभी। कैरिंग कॉस्ट कहां गया, ये रहा। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बेटा आपने किया था हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर आप कैरिंग कॉस्ट लगा रहे थे। हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी तो अभी भी आपके पास है, लेकिन अब एक्स्ट्रा माल भी तो संभाल के रखना है, तो इसके ऊपर भी तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तीसरा आपका कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बदल जाएगा। एक आपका एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बदल गया बेटा, ये पुराना आपका रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, चेंज होके ये हो गया। ये पुराना आपका एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है, चेंज होके ये हो गया। अब आपकी कैरिंग कॉस्ट बदलने वाली है। टोटल कैरिंग कॉस्ट बेटा, पहले क्या करते थे आप, कैरिंग कॉस्ट लगाते थे हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी पर, सिर्फ इस पे। लेकिन अब आपके पास इसके अलावा ये भी तो है, तो इसके ऊपर भी कैरिंग कॉस्ट लगी। पहले होता था हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब किस पे लगेगी सर, एसएसएल के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। और इसको हाफ नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि एसएसएल तो वही का वही रहेगा सर। अगर आपने 500 यूनिट एसएसएल में रखी है तो वो पूरा साल 500 ही रहने वाली है, तो 500 यूनिट के ऊपर ही आपको कैरिंग कॉस्ट लगानी है। यानी कि आपका फॉर्मूला बदल के हो जाएगा हाफ एसएसएल प्लस हाफ ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। समझ में आ रही है बात? तो आपके कुछ फॉर्मूले बदलने वाले हैं। अब जो सवाल हम देख रहे थे बेटा, इस सवाल के साथ ही हमने सारी जानकारी डिस्कस कर ली है। इसको हम बोलते हैं बेटा, जो टॉपिक अभी अभी हमने डिस्कस करा है ये है इंपैक्ट ऑफ एसएसएल। तो अगर किसी सवाल के अंदर आपको सेफ्टी स्टॉक नजर आ जाता है तो उससे आपके ये फॉर्मूले बदल जाते हैं। ठीक है, क्यों बदल जाते हैं वो कारण सहित मैंने बता दिया आपको। सीधी सी बात है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा माल मेंटेन हो गया, उससे कुछ चेंजेस आए तो वो चेंजेस बदल आ गए हैं। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपके पास जो एनुअल डिमांड है वो 1000 यूनिट की है, आप एक बारी में 300 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो, सेफ्टी स्टॉक लेवल 40 यूनिट का है। व्हाट आर द एवरेज इन्वेंट्री लेवल? तो बेटा आपको एवरेज इन्वेंट्री लेवल बताना है पहले, जब एवरेज स्टॉक। तो अब एवरेज स्टॉक कैसे आएगा सर, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी प्लस एसएसएल। यही सिखा था ना बेटा अभी, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी प्लस एसएसएल 190 यूनिट। ठीक है जी, तो आपके स्टॉक के अंदर एवरेजली 190 यूनिट पड़ी रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहे हैं बेटा इन्वेंट्री टर्न फॉर द आइटम। इन्वेंट्री टर्न के बेटा आप आगे ओवर लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मांग रहा। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती थी बेटा, वैल्यू में निकालते थे वैसे तो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। लेकिन यहाँ पर वैल्यू है ही नहीं किसी भी चीज की, यहाँ पर क्वांटिटी है। तो पूरे साल की क्वांटिटी 1000 यूनिट आपने बेचनी है, और एक बारी में एवरेज आपके पास कितनी पड़ी है, 190। यहाँ पर बेटा वैल्यू नहीं है। नॉर्मली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, वैल्यू से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। याद आ रहा है कुछ कुछ? अब बेटा यहाँ पर बस कॉस्ट हटा दो, गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक क्वांटिटी में। तो गुड्स बिक रहे कितने बेटा, 1000 यूनिट, और क्वांटिटी कितनी है एवरेज वाली, 190। तो जो आप वैल्यू से निकाल सकते हो वो आप क्वांटिटी से भी निकाल सकते हो।
5.2 6 63 तो 26 कर लेते हैं। इसको टाइम्स में बोलते हैं बेटा। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बारी स्टॉक मूव करेगा। एक बारी मूव पूरे साल में 1000 यूनिट मूव करवानी है और आपके पास एवरेज कितना माल पड़ा रहता है 190, तो 190 190 190 करके आपको 5.26 टाइम्स मटेरियल को मूव करना पड़ता है। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन बेटा आप घर पे करोगे। 28 होमवर्क मार्क कर लो बेटा। 26 27 28 28 में क्या? वही है टोटल कॉस्ट निकालने वाला। बस आपके पास एसएसएल साथ में आ जाएगा, हो जाएगा पढ़ोगे तो। उसको होमवर्क ग्रुप में चलो अभी इतना ही करने हैं बेटा, बाकी बच्चों के सवाल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।